आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और वेट कर रहे होंगे मेरा कि मैं जो है आज के एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर इस समय जो ख़त्म हुआ है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बड़े टिपिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए जो है अपने चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्क्रीन पर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है दिख रहा है कि द रेशो ऑफ ई बाई एम फॉर द कैथोड रेज। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को ई बाई एम रेशो बताया। किसी भी चार्ज पार्टिकल उसके चार्ज और मास का जो रेशो होता है वो ई बाई एम होता है। वो हर के लिए जो है फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी फिक्स होता है और प्रोटॉन के लिए भी फिक्स होता है। तो ई बाई एम रेशो कैथोड एज, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वेरीज विथ ए गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। जो अपन वैक्यूम में जो हेलो कैथोड ट्यूब में जो चेंज करते हैं उसके साथ वेरी करता है। तो मैंने पढ़ाया आपको, ये पॉइंट लिखा हुआ है आपकी नोटबुक में। इज फिक्स्ड, वेरीज विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड, इज मैक्सिमम विथ हाइड्रोजन टेकम। तो ये तीन जो इसका जो है बी आंसर बिल्कुल सही है कि जो ई बाई एम जो होता है कैथोड का वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका बी जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो सबसे राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द कैथोड रेज। कि इनमें से कैथोड रेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द कैथोड। किसके लिए? कैथोड रेज के लिए बोल रहा है ये। तो कैथोड रेज तो भैया एनोड रेज की ओर जाती है, हमने खुद देखा है, क्योंकि कैथोड रेज खुद नेगेटिव नेचर की होती है और एनोड रेज जो होती है पॉजिटिव रेज की तरफ होती है। तो कैथोड रेज कैथोड की तरफ कैसे जाएगी? कैसा अजीब क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, हमें तो गलत पकड़ना है। तो हमने यदि कैथोड रेज का नेचर जानते हैं कि कैथोड रेज नेगेटिव नेचर की होती है तो हम इसमें पहला ही आंसर टिक कर देंगे। आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द कैथोड। अरे भाई, कैथोड खुद नेगेटिव नेचर की होती है तो वो नेगेटिव की तरफ ही क्यों भगेगी, वो तो पॉजिटिव की तरफ भगेगी। तो इसका आंसर, क्योंकि इसने रॉन्ग अबाउट द कैथोड रेज पूछा है हमसे, तो ये जो है ए ऑप्शन स्टूडेंट्स इसका गलत होगा। तो ए जो है इसका आंसर होगा। थोड़ा सा बी पे हो गया है, मैं इसको क्लिक करके सही कर देता हूँ। ये हमारा वो है, इसका बी जो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो ए होगा। ए इसका आंसर होगा। इसके बाद में हम जो है चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, कैथोड रेज आर, कैथोड रेज क्या होती है? नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कब भी नहीं होती, आज ही पढ़ाया है मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। IR, UV, एक्सरे, गामा रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। रेडिएशंस भी नहीं होती। स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यस और नो, आपको पता हो तो जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हेलो कैथोड लैंप का, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था क्लास के अंदर, याद हो तो आपको। तो इसका आंसर स्टूडेंट सी ऑप्शन होगा। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा देख लेना यार, ये मार्कर पेन थोड़ा सा खराब हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैथोड रेज हैव, कैथोड रेज होती है मास ओनली, कैथोड रेज के ऊपर मास होता है, चार्ज ओनली, नो मास एंड नो चार्ज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैथोड रेज के ऊपर मास भी होता है, मास एंड चार्ज बोथ। तो इसके अंदर डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, क्योंकि कैथोड रेज होती क्या है एक्चुअल में? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से तो होती है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम या 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और चार्ज तो तुमको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पता है ही कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रो ये कुलाम जो है इसके ऊपर चार्ज होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या होगा, मास और चार्ज दोनों जो है कैथोड रेज के ऊपर होता है। एक मिनट, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैथोड रेज आर
कैथोड रेज हैव। इसका आंसर जो होगा मेरे बच्चों डी हो जाएगा कि कैथोड रेज पे मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटोन। प्रोटोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। इट इज द अल्फा पार्टिकल। देखो यार ड्यूटेरियम क्या होता है। ड्यूटेरियम आज ही मैंने आपको आइसोटॉप्स पढ़ाए थे, उसमें 1s1 1s2 1s3 पढ़ाया था, तो 1s2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ये तो प्रोटॉन नहीं है यार, ये तो प्रोटॉन नहीं है, ये तो ड्यूटेरियम है। इट इज द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल H2 होता है, तो आयोनाइज्ड H2 प्लस, ये भी प्रोटॉन नहीं है। इट इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, यही बताया मैंने आपको कि जो एसिड की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब आपको मैंने ये कहा था कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। H+ को क्या बोलते हैं, H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा, तो सी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये तो कल भी आया था हमारे न्यूट्रॉन, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको जो है ओपी टंडन वाली बुक से करवा रहा हूँ। ओपी टंडन की जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है उससे करवा रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो सभी के पास बुक्स भी होंगी, लेकिन बुक्स में हमको करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वीडियो पे हम जब देखेंगे तो हमें नए नए फीचर्स मिलेंगे। मैं कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को ड्यूरिंग द क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, सभी को पता है, जेम्स चैडविक। कौन से ईयर में खोला था, 1932 के अंदर डिस्कवर्ड किया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, मान गए। CPMT 1988 में क्वेश्चन आया है, ये CPMT के एग्जाम्स में आया है। मैं बता देता हूँ कब आया है। CPMT 87 में, ये पहले के ज़माने में जब हमारा ज़माना हुआ करता था उस समय जो है नीट नहीं हुआ करती थी बच्चों। उस समय हमारे स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती थी मेडिकल के लिए, उसको हम RPMT बोलते थे। और सेंट्रल लेवल पे भी जो हमारे पास में PMT होती थी उसको हमको कहते थे CPMT। तो सेंट्रल प्री मेडिकल टेस्ट और राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे। लेकिन बाद में इनमें क्या गफले होने लग गए एग्जाम्स के अंदर, लोग बाग पैसे देके सीटें बेचने लग गए, खरीदने लग गए। तो हमारे जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उन्होंने डिसीजन लिया कि मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे ही जाने चाहिए वहाँ पे। तो इस कंडीशंस को लेते हुए उन्होंने क्या किया कि इस एग्ज़ाम्स को सेंट्रल लेवल पे ही करा दिया। अब नीट जो है, नीट जो कराने वाली संस्था है NTA, वो एक ना तो स्टेट लेवल की कोई एजेंसी है, ये एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जो नेशनल लेवल के एग्जाम कराती है। तो नीट जो एग्ज़ाम है अब सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ना कि स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज। भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है इतनी लेट क्यों हुई, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी लेट होने के पीछे क्या क्या रीजन थे। पहला, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन भी होता है भाई, फिर प्रोटॉन को लेट क्यों नहीं खोजा, ठीक है, तो ये रीजन तो गलत है। इट इज़ ए फंडामेंटल पार्टिकल, बिल्कुल फंडामेंटल तीनों ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही फंडामेंटल पार्ट है। इट डज नॉट मूव, ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, वो तो प्रोटॉन भी मूव नहीं करता। तो ये तीन रीजन तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के लिए अप्लाई होते हैं। इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज, ये रीजन माना जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हमारा जो ये है कौन सा न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से इसको, तो इसके लेट डिस्कवरी के पीछे ये रीजन हमको समझ में आता है कि ये नॉन चार्ज पार्टिकल्स है, और नॉन चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से इसको सबसे लेट डिस्कवर किया गया था। तो इसका आंसर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद में पेज चेंज करना पड़ेगा हमको। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन न्यूट्रल एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखा है इसका 71। फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन न्यूट्रल। देखो बच्चों, कोई भी जो है ना, हमारे एटम जो होता है उस एटम के अंदर हमेशा
जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें प्रोटॉन के नंबर भी उतने ही होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी उतने ही होते हैं। तो यदि फंडामेंटल पार्टिकल जो समान नंबर में होते हैं, कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन के नंबर हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन कौन से संख्या बराबर होंगे? किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, लेकिन न्यूट्रॉन 0 होता है। तो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल में से कौन कौन से पार्टिकल है जिनकी संख्या बराबर रहती है? तो उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे पार्टिकल है जिनकी किसी भी एटम के अंदर समान नंबर में जितने, मतलब जितने, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तभी तो हमारा जो एटम होगा वो कैसा होगा? वो हमारा न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। वो हमारा एटम कैसा होना चाहिए? केमिकली न्यूट्रल एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए वो। और वो कब पॉसिबल है? कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर होंगे। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होता है किसी भी एटम के लिए, ये कंडीशन। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? इसके बाद में मैं पेज चेंज कर देता हूँ, एक मिनट यार। ओके, पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 का है जो कट गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए स्टूडेंट्स। द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट, कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? सभी को पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो 9वां का नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले ऑप्शन को देख लो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गलत है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन गलत है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो ए है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय द, चार्ज किसने किया था? वो मिलिकन ने किया था। हमारे एनसीईआरटी की बुक में ये मिलिकन ऑयल पॉइंट भी दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो खोजा गया था, E/m रेशियो तो जे.जे. थॉमसन ने खोजा था, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज किसने डिस्कवर किया था, तो वो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट होता है, हमारी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन उसको मैं फिजिक्स में करवा दूंगा आप लोगों से। तो R.A. मिलिकन जो था उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज का डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, ओह शिट, 1 मिनट। वन, तो एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया पेज में। क्वेश्चन नंबर अपन 9th निकाल चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर हम 10th भी कर चुके थे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन R.A. मिलिकन, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है तुमको बता रखा है मैंने, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी उस लोग के लिए आप लोगों को। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, गलत है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, गलत है। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, तो एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन को शो करता है। ये कुछ गड़बड़ फिर गलत दब गया मुझसे कुछ, हाँ 2 नंबर पे रिप्रेजेंट। तो इसके अंदर जो आंसर होगा हमारा वो डी आंसर इसका सही हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
इफ W इज द एटॉमिक मास, ठीक है, एंड एज इज द एटॉमिक नंबर, देन एन एलिमेंट ऑफ द नंबर, यदि हमारे पास में W जो है वो हमारे पास में क्या है, एटॉमिक मास है, और n जो है एटॉमिक नंबर है, देन एलिमेंट के लिए क्या सही होगा, देखो W माइनस n तो हमारे पास में एटॉमिक नंबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तो वही होते हैं जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं, पहला रिलेशन तो गलत है। न्यूट्रॉन्स के नंबर जो हम निकालते हैं वो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स नंबर या एटॉमिक नंबर निकालता है, तो बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी एटम में इतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर यदि बाकी निकाल देते हैं तो हमारे पास में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, तो उसका आंसर हो गया ये जो सी और डी ऑप्शन दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्क्रीटिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शो द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज न्यूक्लियस। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पढ़ाया, उसमें से मिल गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रदरफोर्ड स्क्रीटिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बताया ही न्यूक्लियस के बारे में सबसे ज़्यादा, उसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए उसको जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, when alpha particle are sent through a thin metal foil most of, तो जब अल्फा पार्टिकल को पतली सोने की पतली पन्नी से गुजारते हैं, तो ये तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ था अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, गलत। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, अल्फा पार्टिकल मूव विथ वेरी हाई वेलोसिटी। तो इसके अंदर जो 16 क्वेश्चन है, इस 16 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो रहेगा सी, मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम इज एम्प्टी स्पेस। क्यों? क्योंकि इसमें लिख रखा है व्हेन अल्फा पार्टिकल सेंड थ्रू ए मेटल ऑटल ना, द मोस्ट ऑफ स्टेट, मतलब ज़्यादातर पार्टिकल बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहे हैं, और सीधी ज़्यादातर पार्टिकल, कुछ एक पार्टिकल ही रिपल्ड हो रहे हैं जो न्यूक्लियस के पास होके गुजर रहे हैं, वही रिपल्ड हो रहे हैं, बाकी ज़्यादातर तो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन में मूव होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सारा रदरफोर्ड ने बताया कि मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे एटम का वो कैसा है, खाली है, बिल्कुल खोखला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी इसका आंसर हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ज़्यादातर पार्ट जो होता है इसका कैसा होता है, एम्प्टी होता है। 17 क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। 17 में कह रहा है कि एटम साइज ऑफ, एटम की साइज क्या होती है, 10 की पावर -10, और यदि न्यूक्लियस की पूछता तो 10 की पावर -15 होती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 18 का, वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट एन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द, देखो किसी एटम में जिसका उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक मास गलत है, इक्विवेलेंट मास गलत है, एटॉमिक नंबर, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उतना ही उसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर इजगल टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर इजगल टू द प्रोटॉन्स नंबर। 20 क्वेश्चंस। एटम में बी रिगार्डेड एज कंपेरिजिंग ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम को में जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इफ द मास ऑफ एट्रीब्यूट बाय द इलेक्ट्रॉन वाज डबल्ड एंड दैट एट्रीब्यूट ऑफ द बाय द न्यूट्रॉन वाज हाफ्ड, द एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12 अप्रोक्सीमेटली देम एंड डबल रिड्यूस अप्रोक्स 25%, ठीक है, और अप्रोक्सी हाफ। तो इसको मैं आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको एक बार इसका आंसर लिख लीजिए आप, तो जनरली सी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझ लो। एटम में बी रिगार्डेड कंपेरिजिंग ऑफ द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक कोई एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इफ द मास ऑफ एट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन वाज डबल्ड, यदि इलेक्ट्रॉन का मास अपन डबल कर देंगे तो मतलब है ना, एंड दैट एट्रीब्यूट बाय द
न्यूट्रॉन्स वाज हाफ्ड, और न्यूट्रॉन्स के नंबर हम आधे कर देंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कॉपी में डाल लाना, मैं आप लोगों को बता दूंगा इसका आंसर वहाँ पे। रिड्यूस अप्रोक्ट 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म न्यूट्रल एटम बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कौन सा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव का। तो कौन सा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि जब कोई एटम जो होता है न्यूट्रल एटम है, सोडियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 22 की तरफ। 22, द नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन एंड द नाइट्राइड आयन विल बी। नाइट्राइड क्या होता है बच्चों, नाइट्राइड जो होता है N-3 को हम नाइट्राइड बोलते हैं। मतलब नाइट्रोजन से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नाइट्राइड आयन बनता है N-3 को। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन के नंबर तो 7 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि 3 चार्ज आ गया ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो 7 और 3। तो इसका बी ऑप्शन जो है इसका आपका आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। N-3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। तो प्रोटॉन नंबर तो उतने होंगे, लेकिन -3 चार्ज इसलिए आया कि 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के पास में आए हैं, इसलिए इसके ऊपर -3 चार्ज आया। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं इनके पास में 7 प्रोटॉन और जो है नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कंटेनिंग 20 प्रोटॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कंटेनिंग 20 इन प्रोटॉन्स एंड आगे लिखा इज न्यूक्लियस विल बी, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कंटेनिंग 20 प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इन एटम जो कि 20 प्रोटॉन रख रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी सीधी सी बात है 20 होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सही है, उतने ही होंगे, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं, बराबर। तो प्रोटॉन इसने दे रखे हैं कि 20 हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20 ही होंगे। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड, बिल्कुल एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, 24 में आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल फर्मी में करते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा देख लेना, मुझे एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं जनरली, लेकिन ज़्यादातर जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रोहतक की जो PMT हुई थी उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है 98 के अंदर ये, तो ये इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको एक बार चेक किया है कि न्यूक्लियस की साइज जो होती है फर्मी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ E/m ऑफ एनोड रेज ऑब्जर्व व्हेन डिस्चार्ज ट्यूब विल बी विथ, बिल्कुल हाइड्रोजन के साथ में होती है, ये आपको मैंने करवाया है क्वेश्चन, ध्यान हो तो आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर जो है, बिल्कुल हाइड्रोजन को जब डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं तो E/m जो होता है सबसे ज़्यादा आता है। आपको अपने नोट्स में उठा के देखना, ये मैंने चीज़ करवाई है आपको कि हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर जो E/m जो होता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन एटम जब मतलब हेलो कैथोड, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है हेलो कैथोड लैम्प, तो उसमें जब आप भरोगे ना तो इसमें अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, तो भैया सीधी सी बात है 13 प्रोटॉन का मतलब हो गया 13 नंबर एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम, और 10 इलेक्ट्रॉन कब रहेंगे, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो एल्यूमिनियम प्लस थर्ड की कंडीशन बताइए, ये चेक कर लेना आराम से, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मेरे से कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी तो इसके ऊपर +3 चार्ज आया, तो 13 में से 3 गए तो कितने बचे, 10, तो और 13 प्रोटॉन नंबर है, मतलब प्रोटॉन नंबर जितना होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये एल्यूमिनियम वाली बात कर रहा है ये अपन सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसको भैया, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखो 235 में से 92 घटाओ, 238 में से 92 घटाओ, 239 में से 93 घटाओ और 240 में से 93 घटाओ, तो 27 के अंदर आप लोगों के पास में जो ए ऑप्शन है इसमें सबसे कम न्यूट्रॉन होंगे। बाकी निकाल के देख लेना, गणित का काम है ये, तो कोई भैया केमिस्ट्री है ही नहीं इसके अंदर। तो अब लेकिन आपको न्यूट्रॉन कैसे निकालता है, 235 में से 92 निकालोगे तो न्यूट्रॉन आएगा, 238 में से 92 निकालोगे तो न्यूट्रॉन आएगा, 239 में से 93 निकालो न्यूट्रॉन आएगा, 240 में तो न्यूट्रॉन आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
इन डाई पॉजिटिव आयन जिंक, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन्स का तो इलेक्ट्रॉन से कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो मास नंबर कितना दे रखा है इसका 70, ठीक है। तो हम लोगों को मास नंबर दे रखा है इसका, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। और न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है 70, प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं, प्रोटॉन्स के नंबर इसके अंदर 30 है, तो 70 माइनस 30 करेंगे तो कितने आएंगे 40, तो मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 40 होगी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। समझ में आया नहीं आप लोगों को? अरे भाई एटॉमिक मास दे रखा है 70, एटॉमिक नंबर हमको पता है, जिंक 30वें नंबर पे आता है। अब यदि मान लो टोटल मास नंबर में से हम प्रोटॉन नंबर निकाल दे तो न्यूट्रॉन नंबर तो आ जाए, तो और ये न्यूट्रॉन ही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन रेडियम 8826, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो 226 में से 88 घटा दो, तो आप लोगों के पास में जो आंसर आएगा वो आएगा सी 138, जो है इसका आंसर होगा बेटा। कौन सा होगा 138, मेरा मार्कर चल नहीं रहा था वहाँ पे। तो ये आप लोगों का जो है, आज मैंने 29 क्वेश्चंस कराए, फिर कल 29 क्वेश्चंस लेके मैं कल फिर से आऊँगा। आप इनको 10-15 मिनट में वीडियो देख के इस क्वेश्चंस को कर लेना, कोई डाउट्स हो तो कल अपन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग इनको कर लेना।